Assalamu alaikum and welcome back. So dear Alfaz, we are Alpha Institution और हम आपका जो मैथ 11 KP के syllabus है वो solve करें. And so far we have covered unit number first. I think it was about complex numbers. Unit number second, which was matrices and determinants. Unit number third, vectors. And now is the turn for unit number 4. So we are ready to start solving unit number 4. And if you are someone कि जो हमें follow कर रहा है, you would know कि हम direct exercise के ऊपर नहीं आते हैं. पहले एक्सरसाइज के लिए जो एसेंशियल थ्योरी होती है पहले हम वो समझते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. ये आपका है यूनिट नंबर 4. इट इज़ अबाउट सीक्वेंसेस इन सीरीज. सो इफ़ यू कैन टेल मी व्हाट इज़ सीक्वेंसेस एंड देन सीरीज, सो आई थिंक यू आर रेडी टू सॉल्व द एक्सरसाइज सेक्शन. लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो फिर हमने पहले थ्योरी समझनी है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आना है. अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस, सीरीज़, फाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होता है, व्हाट इज़ द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. फिर उसके बाद ट्राइंगल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, फैक्टोरियल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, पास्कल सीक्वेंसेस क्या होता है, समेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. तो ये सारी चीज़ें पहले समझनी ज़रूरी है इससे पहले कि हम आए एक्सरसाइज के ऊपर. सो लेट मी टेक यू ऑन टू योर बुक and we better have to start from there. So here you go. I think this is visible to you. ये आपका बुक है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. So ये सारे questions हम करेंगे, but before that ये जो ऊपर theory है ना, पहले इसको समझते हैं and then हम exercise के ऊपर जाएंगे. Well, unit number 4 is about sequences and series, and this unit is the most important unit in this book of your book, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादातर यूनिट नंबर 4 से आते हैं. सो फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, ये इसको बाद में हम करेंगे. नीचे ये आपका जनरल टर्म्स मतलब टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फाइंड करने के लिए वो फार्मूला है, ठीक है. यहाँ से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. अच्छा, ये कह रहा है कि इन प्रैक्टिकल लाइफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न such as the petals of a sunflower, the holes of a honeycomb, the grains of a maize cob, the sparrows on a pineapple. ये कह रहा है कि आप जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखेंगी कि जो एक ख़ास पैटर्न फॉलो करे. लाइक जो आपका सनफ्लावर नहीं होता है तो उसके जो पेटल्स होते हैं ना, जो फ्लावर्स के, वो क्या कहते हैं उसको, वो एक ख़ास पैटर्न में होते हैं. या आप हनी कॉम्ब के उसके होल्स ले लें, या फिर ग्रेन्स ऑन अ मेज ले लें, ठीक है, या मटर के अंदर जो वो मटर एक ख़ास पैटर्न में होते हैं. ये सारी चीज़ें ये आपका जहन इस तरफ लाना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि एक ख़ास पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है. अच्छा, नीचे आते हैं. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टडी टू फाइंड वेदर सम स्पेसिफिक names have been given to some of the above patterns. अच्छा, यहाँ पर मैथ की हम बात कर ले तो मैथ में भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं कि जो एक ख़ास पैटर्न फॉलो करें. लाइक अगर इवन नंबर्स की बात कर ले तो 2, 4, 6 एंड देन 8, 10. ऑड नंबर्स की बात कर ले 1, 3, 5, 7. फिर प्राइम नंबर्स होते हैं, फिर आपके पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं. बहुत सारे नंबर्स आपके पास मौजूद है जो एक ख़ास पैटर्न में चलते हैं. ये सारे एग्जांपल्स हैं. तो सम ऑफ द पैटर्न्स जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है. लाइक इवन नंबर्स की बात कर ले, सो इट फॉलोज इन इवन पैटर्न, सो दिस इज एन इवन सीक्वेंस, ठीक है. तो यही कह रहे हैं. अच्छा, अब ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको इस एक्सरसाइज के जब हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा. आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्यों हम एक चीज़ पढ़ते हैं. इट इज़ अच्छा, ये तो हो गया ना. ऑब्जर्विंग वेरियस पैटर्न्स, वेरियस सीक्वेंसेस वर डिफाइंड टू सॉल्व वेरियस समेशन प्रॉब्लम्स. बहुत सारे समेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पैटर्न्स जो है उसको जो सीक्वेंसेस उसको कहते हैं ना, उसको एक ख़ास उसको डिफ़ाइन किया गया है और उसको नाम भी दिया गया है. लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस. फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंसेस. तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मोटिवेशन के लिए भी. आइडिया ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाज गिवन बाय मैथमेटिशियन कॉल्ड फ्रेडरिक गाज
who is a young boy। ये एक छोटा बच्चा था, एक young boy था, एक स्टूडेंट था जो उसने अपने टीचर को बड़ा हैरान कर दिया था कि उसके टीचर ने उसको कहा था कि आप प्लस कर लो 1 से लेकर 100 तक नंबर्स जो है वो सारे आप ऐड कर लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऐड कर लो तो आप किस तरह ऐड करोगे? आई एम श्योर कि आप यहाँ पर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 3, 4 और फिर 100 तक, और ये इसको फिर नीचे आप यूँ करके ऐड कर लोगे। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम आपसे लेगा। तो दैट्स वेयर सीक्वेंसेस कम्स। ठीक है, सीक्वेंसेस इसीलिए होते हैं कि बहुत एक बड़े एक पैटर्न्स को सम करना, ठीक है, उनमें से अगला नंबर फाइंड करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई कांट वेट टू टेल यू कि जो आजकल लोग ये कर रहे हैं ना, बाइनेंस वगैरह, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, या बहुत सारे ऐसे और चीज़ें कि क्या किसी को किस तरह पता चलेगा कि आपका एक मंथ बाद जो है डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी या फिर डॉलर की कीमत जो है वह नीचे आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शंस जो होती है ना, ये सारा सीक्वेंसेस के थ्रू ही होता है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट ने इसको किस तरह ऐड किया है? उसने क्या किया कि उसने जो आपका है 1, उसको 100 के साथ ऐड किया तो 101 आ गया। फिर 2 को 99 के साथ ऐड किया तो भी 101 आ गया। फिर 3 जो है वो आपका 98 के साथ ऐड किया, 4 जो है वो 97 के साथ ऐड किया। तो उसको पता चला कि जो लास्ट टर्म होता है, मतलब जो ये टर्म होता है उसका जो करस्पॉन्डिंग टर्म यहाँ पर होता है, तो उसको अगर मैं दोनों इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ तो उसमें से 101 आता है, तो एक ख़ास नंबर ही दे रहा है। तो ये 101 जो है, इसको अगर मैं 50 पार्ट्स में कर लूँ ना, 50 पार्ट्स में, क्योंकि ये एक पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट हो गया, फिर तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो 100 नंबर्स है। तो इसको अगर हम इनटू द पेयर्स ऑफ 2 डिवाइड कर ले तो 50 पेयर्स बनते हैं। तो इस 50 को अगर आप 101 से मल्टीप्लाई कर लो ना, सो यू विल गेट द समेशन। इतनी जल्दी उसने सॉल्व किया। वो जो स्टूडेंट था, फ्रेडरिक गाज उसका नाम था, और इसकी वजह से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो वजूद में आया था। अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है, अब इसको समझते हैं। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट मी चेक इफ रिकॉर्डिंग वगैरह इज़ ऑन। हाँ, ठीक है। इन द नंबर्स इन द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस आर रियल नंबर्स कॉल्ड टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है? वो एक फंक्शन होता है। अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा है तो फंक्शंस जो आपके थे, तो फंक्शन वॉज एन इक्वेशन के जिसमें आप वैल्यूज़ पुट करते थे। लाइक अगर मैं लिखूँ f of x इज़ इक्वल टू 2x, राइट? अगर ये एक फंक्शन है तो इसमें जब मैं x की वैल्यूज़ पुट करता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, तो ये जितने वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर रहा हूँ ना, ये सारे आपके डोमेन्स है। और जब मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ, लाइक अगर मैं इसमें 1 पुट कर लूँ तो आंसर वुड बी 2, तो ये 2 फिर रेंज होगा किसके लिए? 1 डोमेन के लिए। तो मैं कहूँगा कि 1 जो मैंने डोमेन पुट किया तो इस फंक्शन ने मुझे 2 आउटपुट दिया। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जिसमें आप पॉजिटिव इंटीजर्स डोमेन्स पुट करते हो, और उसमें से जो आउटपुट्स बनते हैं ना, जो रेंजेस आते हैं, तो वो रेंजेस एक ख़ास सीक्वेंस बनाते हैं और उस सीक्वेंस को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, एक ख़ास ऑर्डर अपनाते हैं और उस ऑर्डर को हम सीक्वेंस बोलते हैं। या अगर मैं सीक्वेंस को यूँ डिफाइन कर लूँ कि द कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम नंबर्स अरेंज करते हैं उसकी कलेक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीक्वेंस फ्रॉम अ फार्मूला। एक फार्मूला से आप सीक्वेंस किस तरह, अच्छा, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं। यहाँ ऊपर जो प्रोग्रेशन का लफ्ज़ आया ना, तो इंटरचेंजली भी मैंने इस्तेमाल भी किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक फंक्शन है f of n इज इक्वल टू 2n। इस फंक्शन में जब आप वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाता है। सिमिलर गोज़ हियर, लाइक नहीं, ये तो उसमें से वैल्यूज़ पुट किए गए हैं ना, तो इसमें 1, 2, 3 जितने भी डोमेन्स वो पुट किए गए हैं, और जो आउटपुट में ये वैल्यूज़ आए हैं ना, तो ये एक सीक्वेंस बन चुका है। तो ये कौन सा सीक्वेंस है? 2, 4, 6, 8, 10। वी कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, राइट? तो ये आपका इवन सीक्वेंस है जो कि इस फार्मूला, इस फंक्शन से बना है, तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, अब जल्दी जाते हैं आगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंबल सच एज फंक्शन f of n,
जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है वहाँ पर हम फंक्शन के लिए फंक्शन ऑफ n यूज़ करते थे या फंक्शन ऑफ x यूज़ करते थे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फंक्शन ऑफ x f of x या f of n we better have to use a of n here. It is customary, ये बस वो है customary है कि यहाँ पर हम a of n यूज़ करते हैं सीक्वेंस के लिए ताकि फंक्शन और इसमें थोड़ा सा वो गैप हो ना। सो हम यहाँ पर ए एन पुट करते हैं और ए एन जो है दैट इज़ ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन डी। ये एक फार्मूला है जहाँ से हम सीक्वेंस के नंबर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो ए वन होता है ना, तो ए वन इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ए टू वुड बी द should be the second term, A3 should be the third term, A4, A5 and so on. And last में आपका AN बनता है which is the last term जो कि यहाँ से फाइंड होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। So the sequence of numbers is called the Fibonacci sequence. अच्छा यहाँ पर एक सीक्वेंस इन्होंने दिया ये वाला, इस सीक्वेंस को Fibonacci सीक्वेंस बोलते हैं। इसको बस आप रटलाइज ही कर लो, इसको रट्टा कर लो क्योंकि ये ईटा टेस्ट में कभी कभार आ भी जाता है। तो इस फंक्शन को जब आप देखोगे तो इसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ये एक ख़ास पैटर्न बनाता है, ये पैटर्न है, ठीक है। सो द nth प्राइम नंबर हैज़ नाउ बीन फाउंड येट। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस जो है उसके लिए आपका जो nth टर्म होना, जो लास्ट टर्म हो। मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन का एक टर्म होता है ना, तो लाइक E1 के लिए आपका 2n है, ठीक है। E1 के लिए 2n इज़ द लास्ट टर्म, इज़ द nth टर्म। इसी तरह यहाँ पर जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसके लिए ये nth टर्म है, लास्ट जनरल टर्म है जिसमें से वैल्यूज़ सीक्वेंसेस आप निकाल सकते हो, मतलब वो नंबर्स आप निकाल सकते हो फिबोनाची नंबर्स। यहाँ पर E1 नंबर्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि जो प्राइम नंबर्स है उसके लिए आप n टर्म फाइंड कर लो तो वो इम्पॉसिबल है, वो अभी तक फाइंड नहीं किया गया है। तो अगर आपने PhD करनी है आप सिर्फ इसी चीज़ पे भी कर सकते हो। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये है, अच्छा फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? लेट्स से दिस इज अ सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 एंड AN। तो फाइनाइट सीक्वेंस वो होता है कि जिसमें आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों मालूम हो, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होता है। आई डोंट हैव टू रिपीट। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कि जिसमें या तो फर्स्ट टर्म नहीं होता है या फिर लास्ट टर्म नहीं होता है, तो वो आपका होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। लाइक अगर मैं कहूँ कि डैश 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 A4 A5 A6 अप टू AN, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। या अगर मैं यहाँ पर A1 लिख लूँ और AN यहाँ पर नहीं मालूम हो, तो फिर वो भी इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। अच्छा एक फैक्टर है आपका -1 टू द पावर n। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। ये फैक्टर क्या करता है, ये आपका टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस जो है उसके साइंस अल्टरनेट करता है। कि अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक काम कर लो कि 1 -1 1 -1 1 -1, ये जो आपका सीक्वेंस है ना, इसका आप n टर्म फाइंड कर लो, तो वो आपका होगा -1 टू द पावर n। ये आपके साइंस जो है वो अल्टरनेट करता है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n इसका पावर है और नीचे ये -1 है, तो n का पावर जब ऑड होगा तो फिर माइनस देगा और जब इवन होगा तो फिर प्लस देगा। तो ये एक पैटर्न बनेगा जो कि अल्टरनेट साइंस के उसके होंगे। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिटरमिन द जनरल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स के अभी तक नहीं फाइंड किया गया। अच्छा सम स्पेशल सीक्वेंसेस, अब कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस है जिसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और उसको एक ख़ास नाम भी दिए गए हैं। लाइक एक सीक्वेंस है आपके पास, ये सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस को कहते हैं ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस, ठीक है। इसको आपने रेटलाइज करना है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। ये एक ट्रायंगल टाइप का बनाता है, तो इस वजह से इसको ट्रायंगल सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस कहते हैं। फैक्टोरियल सीक्वेंस होता है ये दूसरा जो आपका है ना, यहाँ पर ये फैक्टोरियल सीक्वेंस है। फैक्टोरियल सीक्वेंस आई एम श्योर कि आपने फैक्टोरियल पढ़ा है मैट्रिक में, ठीक है। जो था कि लाइक अगर मैं कहूँ कि 4 फैक्टोरियल, तो वो है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ठीक है। तो जो ये एक सीक्वेंस होता है ना, इसको फैक्टोरियल सीक्वेंस कहते हैं। फिर आपका है पास्कल सीक्वेंस, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। ये इसको पास्कल सीक्वेंस कहते हैं। ये दरअसल एक वो बना रहे हैं जो आपने पिरामिड्स नहीं देखे हैं, जो मिस्र के वो बड़े बड़े पिरामिड्स जो होते हैं, तो ये एक सीक्वेंस होता है कुछ इस फॉर्म में कि मैं अगर लिखूँ, यहाँ पर 1 होता है,
फिर यहाँ पर 1 होता है। लाइक n इज इक्वल टू 0 के लिए 1 आपका सीक्वेंस होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए फिर 1 1 होगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए फिर यहाँ पर 1 1 1 प्लस 1 2, और फिर n इज इक्वल टू 3। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, 1 2 इज़ 3 1 2 इज़ 3, फिर यहाँ पर 1 1 1 3 इज़ 4 3 3 इज़ 6 3 और 1 इज़ 4। तो ये एक कुछ इस तरह का सीक्वेंस होता है जो कि एक पिरामिड टाइप का बनाता है, ठीक है। और इस सीक्वेंस को जो है आपका क्या कहते हैं, इसको पास्कल सीक्वेंस कहते हैं। इस पास्कल सीक्वेंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। इसके लिए फार्मूला भी गिवन है, ठीक है। और दिस इज़ द एंड टर्म ऑफ द पास्कल सीक्वेंस। अच्छा, these sequences play an important role in the expansion of binomial expression like x plus n y to the power n। जो हमने वो सीक्वेंसेस अभी पढ़े ना, ट्राइंगल नंबर सीक्वेंस, फैक्टोरियल सीक्वेंस, पास्कल सीक्वेंस, तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई वी स्टडी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि लेट्स से x प्लस वाई टू द पावर 2 कर लो, तो ये आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो ना, या a प्लस बी होल स्क्वायर अगर मैं आपको कह दूं a प्लस बी होल स्क्वायर तो ज़्यादा आसान होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अगर मैं आपको कहूँ कि a प्लस बी टू द पावर 3, तो ये आप किस तरह एक्सपेंड करते हो, आप करते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स a b स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि a प्लस बी टू द पावर 4 कर लो, तो फिर आपने क्या करना है वो बता दो, ठीक है। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। a प्लस बी टू द पावर 4, a प्लस बी टू द पावर 5 एंड सो ऑन। इसको फिर आप आगे किस तरह एक्सपेंड करते हो, तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू आप करते हो, ठीक है, जिसमें ये सीक्वेंसेस, ये पास्कल सीक्वेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आप आगे इंजीनियरिंग में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आप पढ़ोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। आई थिंक मैट्रिक में एफएससी में आपका ये नहीं है बाइनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन इंजीनियरिंग में जब आप आगे जाते हो तो फिर ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, पास्कल सीक्वेंस ये एक सीक्वेंस है जो कि n इज इक्वल टू 4 के लिए इन्होंने दिया है। अगर 4 के लिए हम देखें तो पास्कल सीक्वेंस ये बनता है, जो मैंने आपको ऊपर ये ट्राइंगल बना दिया ना, तो यहाँ पर किधर है ट्राइंगल, अच्छा यहाँ पर है। सो दिस इज 0 1 2 3 4। रिमेंबर दीज नंबर्स 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, ठीक है। ये पास्कल सीक्वेंस है n इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। ये तो एक आसान तरीका है, अगर आपको टेस्ट वगैरह में आता है तो ये ट्राइंगल से आप n इज इक्वल टू बहुत सारे के लिए आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फार्मूला से भी निकालना है तो फार्मूला यहाँ पर नीचे गिवन है। ये दिस इज़ द जनरल डेफिनेशन ऑफ अ पास्कल सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल टू कुछ भी हो, ठीक है, 1 2 3 4 5, सो कुछ भी हो n उसके लिए। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है पास्कल सीक्वेंस के लिए। मैं आपको समझाता हूँ। n ऑफ 0 आपको 1 देगा, ठीक है। फिर उसके बाद n ऑफ r प्लस 1 इक्वल्स टू n माइनस आर डिवाइड बाई r प्लस 1 इंटू n ऑफ r। इसको रिकर्सिव वो कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं कि जिसमें आपको एक टर्म गिवन दिया होता है, ठीक है, लाइक एक इक्वेशन आपको गिवन दिया होता है और एक या दो वो इक्वेशंस आपको गिवन दिए होते हैं, मतलब फाइंड करने होते हैं। लाइक अगर सीक्वेंस की बात कर लूँ तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 ये सीक्वेंस है। तो इसमें आपको A1 शुड बी गिवन। अगर A1 गिवन नहीं है तो फिर बाकी आप फाइंड किस तरह करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो गिवन होता है, बाकी आप उसमें से पुट करते हो। लाइक यहाँ पर अगर मैं n की जगह वो पुट कर लूँ ना 1 ऑफ 0, तो 1 ऑफ 0 आपका 1 होगा। तो वो 1 ऑफ 0 फिर नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो वो यहाँ पर तो हमने फाइंड किया होगा 1, तो वो हम यहाँ पर फिर पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट टर्म जो फाइंड हो जाएगा तो फिर उसमें वो जो लास्ट टर्म होगा वो हम पुट करेंगे। आई नो कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, वहाँ पर हम डिटेल से देखेंगे। फॉर टाइम बीइंग आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो ये है ये आपका जो
इक्वेशन गिवन है इसको आप याद कर लो, एंड दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ अ पास्कल सीक्वेंस. फॉर n इज इक्वल टू 0 द सीक्वेंस इज दिस, फॉर n इज इक्वल टू 1 दिस, फॉर 2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए. तो ये एक आपका कुछ इस फॉर्म में बनता है, ये आपका पास्कल सीक्वेंस होता है. इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि एक्सरसाइज में ये डिटेल में मौजूद है. अच्छा, समेशन नोटेशन क्या होता है? समेशन नोटेशन is used to write series effectively. The symbol, this symbol, the uppercase Greek letter sigma, इसको sigma कहते हैं. ये जो sigma सिंबल है ना, इसको समेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सीक्वेंस है, लेट्स से an आपका एक सीक्वेंस है. तो इस तमाम सीक्वेंस को आप ऐड किस तरह करोगे कि अगर मैं आपको कहूँ कि 1 + 2 + 3 अप टू 100 आप ऐड कर लो, तो किस तरह ऐड करोगे? इसका जो जनरल टर्म होगा ना, इसका जनरल टर्म यहाँ पर an है. तो an इसका जो जनरल टर्म है इसको आप समेशन के फॉर्म में लिखते हो. फॉर n इज इक्वल टू, यहाँ से 1 से शुरू होता है और 100 तक आता है. तो 1 से 100 तक आप इसमें पुट करते हो और फिर उसको आप ऐड करते हो. तो ये जो लेटर होता है ना, ग्रीक लेटर सिग्मा, ये समेशन के लिए यूज़ होता है और इसको हम यूज़ करते हैं कि जो आपका सीक्वेंस होता है ना उसको हम ऐड कर ले, उसको सम कर ले आसान तरीके से. अच्छा, जो यहाँ पर k है ये इंडेक्स ऑफ समेशन होता है. जो आपका 1 है तो दिस इज़ द लोअर लिमिट, द सबस्क्रिप्ट ऑफ द फर्स्ट लिमिट, द फर्स्ट टर्म. और जो यहाँ पर n है, दिस इज़ द लास्ट टर्म इन अ सीरीज़. दे आर कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी कहते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज़. अ सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट. एक लिस्ट जो होता है ऑर्डर्ड मैनर में वो सीक्वेंस होता है, लेकिन सीरीज़ इस सीक्वेंस का समेशन होता है, इसको सम करना होता है. इन दोनों में फ़र्क बहुत ज़रूरी है. सो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1. अच्छा, अब सीरीज़ और सीक्वेंस के एप्लीकेशंस क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके. फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना हो तो सीक्वेंसेस को यूज़ किया जाता है. आप आगे जब जाओगे यूनिट नंबर 6 में तो वहाँ पर आपका है परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, इम्प्रॉबेबिलिटी. ये सारी चीज़ें आपका इस सीक्वेंस ही को यूज़ करके आगे आते हैं. ठीक है, तो अगर आप बात कर ले जो AI है ना, AI आजकल आ चुका है. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत आपको इसका पता लग गया होगा कि आजकल AI मार्केट में अवेलेबल है. जो आपका ChatGPT है ना, आप उसको कहते हो कि मुझे ये चीज़ बना कर दो, या आप उसको कहते हो कि जो लाइक अगर मैं बात कर लूँ कि एक कार है, एक गाड़ी है, उसका जो प्राइस है ना तो वो हर साल जो है आपका हर 2 साल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कीमत जो है वो 10,000 ज़्यादा हो रही है. तो अगर आप उसको कहते हो कि 2000 में इसकी ये कीमत थी, अब इसकी क्या कीमत होगी, तो ये वो एक सीक्वेंस होगा, उसका जो अब का टर्म होगा वो आपको फाइंड करके देगा कि अब इसकी ये कीमत होगी. अच्छा, अब छोड़े 50 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी, तो वो प्रेडिक्शन भी आपको करके देगा, वो फार्मूलाज को पुट करके सारा कुछ. तो ये सीक्वेंसेस, सीरीज़, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, स्पेशली इन जो आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, AI और बाकी सारी चीज़ें, जो ड्रोन्स होते हैं वो जो ट्रेसिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें. एनीवे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि आप मोटिवेट हो और ये चीज़ें सीखो, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस आगे बहुत ज़्यादा है. एनीवे, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1. इट सेज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस. ये कह रहा है कि आप इसको क्लासीफाई कर लो, जो आपके ये 4 सीक्वेंसेस है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है. अच्छा, फाइनाइट के लिए मैंने आपको डेफिनेशन की थी कि अगर एक सीक्वेंस जो उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बीच में कुछ भी ना हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब मालूम हो तो वो फाइनाइट होगा. और वो सीक्वेंस के जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों में से कोई एक भी ना मालूम हो या दोनों ना मालूम हो तो वो इनफाइनाइट होगा. अच्छा, यहाँ पर आते हैं. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो ये आपका है, अगर मैं आपको बता दूँ
तो ये आपका है फाइनाइट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड, फर्स्ट टर्म मालूम है लेकिन लास्ट टर्म नहीं मालूम, राइट? तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, लास्ट टर्म मालूम है, तो ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, तो ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। In question number 2 says find the first 4 terms of a sequence with the given general terms। ये हमें general terms इन्होंने given दिए हैं और इन general terms के पहले चार terms जो है first 4 terms of the sequence हमने find करने हैं। तो ये एक general term है n into n plus 1 divided by 2। इसके पहले 4 terms हमने find करने। So let me take you onto the blackboard और वहाँ पर इसको करते हैं। अच्छा, question number आपका है 2 और उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं और पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। सो पार्ट नंबर फर्स्ट इज़ दिस वन, राइट? इसको मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन तो वैसे भी स्टार्ट है लेकिन खैर। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको एक नाम दूंगा। वहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया ना, फंक्शन के लिए हम f ऑफ n यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सीक्वेंसेस के लिए हम a ऑफ n यूज़ करते हैं, तो हम a ऑफ n इसको कहते हैं। सो मैं कहूँगा कि लेट्स से a ऑफ n इज़ इक्वल्स टू व्हाट एम आई डूइंग, लेट a ऑफ n इज़ इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैंने a ऑफ n का नाम दे दिया क्योंकि अब इसमें से हमने a1, a2, a3 एंड a4 चार टर्म्स फाइंड करने हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि put n is equal to 1 in equation number फर्स्ट। इक्वेशन नंबर जो अब मैंने इसको फर्स्ट का नाम दिया ना, इसमें मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर लूँगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म जो a1 है ना, हमने a1, a2, a3 और a4 चार टर्म्स फाइंड करने, तो a1 फाइंड हो जाएगा। तो n की जगह यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा तो ये a1 हो जाएगा। सो a1 इज इक्वल टू n की जगह यहाँ पर 1, यहाँ पर भी n की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज़ 2, सो 1 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 के साथ कैंसिल होता है और आपका 1 रह जाता है, ठीक है। सो a1 इज़ नाउ दिस 1, राइट। अब मैं सिमिलरली एक काम करता हूँ कि इसमें n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ। सो सिमिलरली फॉर n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 2 के लिए अब हम देखते हैं। सो ये आपका बनेगा फिर a2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। एंड सो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होता है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में ये दोनों बंद है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अगर ये एडिशन में होते तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकता। पहले हम एडिशन करते हैं। सो 2 प्लस 1 आपका 3 आएगा। मैं इसको जल्दी कर देता हूँ। अच्छा, अगेन सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, फॉर n इज़ इक्वल टू 3, हम 3 के लिए देख लेते हैं। एंड सो नाउ a3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड सो 3 प्लस 1 यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 4, लेट मी राइट, डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पर 3 2 रह जाते हैं ना, 3 और 2, सो 3 2 ज़र 6, तो यहाँ पर 6 आ जाता है। एंड सो द थर्ड टर्म इज़ 6। सिमिलरली जो आपका है फॉर n इज़ इक्वल टू 4, अब हम 4 के लिए देख लेते हैं। एंड सो फॉर n इज़ इक्वल टू 4, a4 इक्वल्स टू 4 into 4 plus 1 divided by 2, so 2 1s are 1, 2 2s are 4, और यहाँ पर 4 plus 1 is 5, so 2 यहाँ पर रह जाता है और यहाँ से 5 आ जाता है। and so 2 5s are 10, तो यहाँ पर 10 आ जाता है। and so these are the first 4 terms 1 3 6 and 10। यहाँ पर अब आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर कुछ जगह मेरे लिए अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। and so let me write के so the first 4 terms of the sequence are 1 3 6 and 10, right। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। आई होप के इसकी आपको समझ आ गई होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको आप n कह लो, फिर उसमें से 1 2 3 4 पुट कर लो, तो आपके जो 4 टर्म्स हैं ना वो फाइंड हो जाते हैं। लेट मी ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर आपका है पार्ट नंबर 2, राइट, और पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। सो पार्ट नंबर 2 में आपका है
-1 to the power n -1 and 2 to the power n plus 1। तो मैं इसको एक नाम देता हूँ, लेट्स से an। सो an इज इक्वल टू -1 to the power n -1 and then 2 to the power n plus 1, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आप 1 पुट करते हो, सो दिस बिकम्स a1 इक्वल्स टू -1 टू द पावर n -1। सो हमने 1 पुट करना है, सो 1 -1 एंड देन 2 टू द पावर 1 प्लस 1। यहाँ पर आप जल्दी से 0 लिख लो, सॉरी 0 नहीं, अच्छा 1 -1 आपका 0 आ जाते हैं ना, सो -1 टू द पावर 0। लेट्स ट्राई इट स्टेप वाइज। एंड 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इज 2। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, कोई भी चीज़ हो उसका पावर 0 हो तो वो 1 होगा। सो -1 टू द पावर 0 इज 1। Multiply by 2 to the power 2, so 2 2s are 4 and so 4 1s are 4, आपका 4 आ जाता है, and this is the first term, right? अच्छा, अब हम similarly वो करेंगे कि for n is equal to 2, n is equal to 2 के लिए आपका वैल्यू क्या होगा, ये जनरल टर्म क्या होगा? So a2 equals to -1 to the power 2 -1 and 2 to the power 2 plus 1 equals to -1 to the power 2 -1 is 1, right? And 2 to the power 2 plus 1 is 3. So -1 to the power odd like 1 is -1 and multiply by 2 to the power 3. 2 2s are 4, 2 4s are 8, आपका 8 आ जाता है। So 8 multiplied by -1 is -8. This is the second term, right? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि similarly for n is equal to 3, so a3 equals to -1 to the power आपका है n -1, so 3 -1 and 2 to the power 3 plus 1। so -1 to the power आप यहाँ पर है 3 -1 is 2 and 2 to the power 3 plus 1 is 4। so this is equals to, अच्छा -1 to the power 2, so 2 is an even number, तो इवन नंबर जब पावर में आ जाए तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। सो -1 टू द पावर 2 इज +1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4। अच्छा, 2 टू द पावर 4 आप किस तरह करते हो? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 4 times। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 4s are 16। So 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16। तो यहाँ पर 16 आ जाता है। And so 16 multiplied by 1 is 16। ठीक है। Similarly for n is equal to 4, so a4 equals to -1 to the power 4 -1 2 to the power 4 plus 1। -1 to the power आपका यहाँ पर आएगा 3 multiply by 2 to the power 5। so minus to the power odd will give you minus, so this is -1 multiply by 2 to the power 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 16 16 32। ये आप इस तरह करते हो, ठीक है, उर्दू में या पश्तो में। सो यहाँ पर आ जाता है 32। एक 2 आप यहाँ पर और ऐड कर लो तो ये 32 आ जाएगा। सो 32 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -32। ठीक है। And so now the first 4 terms of the sequence are this 1, this 4, अच्छा 1 यहाँ पर आते हैं 4, फिर आपका यहाँ पर -8 लगेगा, यहाँ पर 16 लगेगा, तो 1 कहाँ से आ गया? So the first 4 terms are 4, -8, 16 and -32. Just let's not waste time. Well, so this was all about part number 2. Let's come to part number 3rd. Well, so this is your part number 3rd, right? मैंने उसको an का नाम दिया and then put in n is equal to 1 in equation number 1. So a1 is equal to 1 over 3 to the power 1. So this is 1 over 3, right? ये एक टर्म आपका हो गया। अब अगर मैं for n is equal to 2 के लिए देख लूँ, so यहाँ पर लगेगा a2 equals to 1 over 3 to the power 2। ठीक है, तो इसको आपकी बुक वालों ने एक्सपेंड नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बस ठीक है। तो ये आपका a2 आ गया। सिमिलरली a3 आपका क्या होगा? फिर 1 over 3 to the power 3 होगा ना। एंड देन a4 क्या होगा? a4 आपका होगा 1 over 3 to the power 4, राइट। तो ये आपके पहले 4 टर्म्स है इस पार्ट के लिए। अच्छा सॉरी, आपके बुक में भी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। सो 1 over 3 इज़ 1 over 3, लाइक 1 over 3 to the power 1 इज़ 1 over 3। ये किस तरह होता है? 1 over 3 to the power 1 मीन्स कि 1 के ऊपर भी 1 है और 3 के ऊपर
भी 1 है, तो इसको हम लिखते हैं 1 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 1। तो 1 टू द पावर 1 इज़ 1, 3 टू द पावर 1 इज़ 3, सो 1/3 आ जाता है। यहाँ पर 1/3 टू द पावर स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, सो 1 स्क्वायर तो 1 आता है और 3 स्क्वायर आपका 3 3 are 9। सिमिलरली यहाँ पर 1 का पावर 3 है ना, सो 3 टू द पावर 1 का कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही आएगा। सो 1 डिवाइड बाई 3 का अगर हम पावर 3 लें, सो 3 3 9, 9 3 27, 27 आता है। 3 3 are 9, 9 3 are 27। यहाँ पर आपका है 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4, सो 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are 81। So these are the first 4 terms, 1/3, 1/9, 1/27 and 1/81। तो यहाँ पर आप इसको लिख लो फिर, ठीक है। Now let's come to part number 4। Let me check if recording मैंने stop तो नहीं किया है, अच्छा सब ठीक है। Well, let's come to the final part number 4। So this is the final part, right? And the final part is n into n minus 1 into n minus 2 divided by 6, right? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सोल्यूशन के बाद मैं लिखता हूँ कि लेट ए एन इज इक्वल टू दिस एन टर्म, n into n minus 1 into n minus 2 and divided by 6। let me check n minus 1 n minus 2 and divided by 6। तो इसको मैं एक नाम देता हूँ, लेट्स से स्टार नाम देता हूँ, स्टेरिस्क नाम देता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि नाउ पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर स्टेरिस्क। तो उसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर लूँ, सो a1 आपका क्या होगा फिर, हमारे पास जगह इतना नहीं है, सो मैं लिखता हूँ a1 इक्वल्स टू n की जगह अब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 एंड देन 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, जहाँ पर भी आपके पास 0 आ जाए ना, 1 माइनस 1 आपको क्या देगा 0, तो 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी चीज़ पे डिवाइड कर लो तो वो 0 ही बनता है। एंड नाउ अब हम फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। सो आपका a2 क्या होगा, a2 विल बी 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर भी आपका जो है 2 माइनस 2 0 आ गया ना, तो 0 मल्टीप्लाई बाई दिस होल टर्म विल गिव यू 0 एट लास्ट, इन द लास्ट। सो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा फॉर n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर स्टेरिस्क, ठीक है। सो वो आपका क्या होगा फिर, a3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 आपका 2 होगा ना, सो और 3 माइनस 2 आपका 1 होगा। और फिर ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, और फिर ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाता है, सो सिर्फ 1 रह जाता है, राइट। तो 1 हमारा थर्ड टर्म है। सो फॉर n इज इक्वल टू 4, a4 इक्वल्स टू, इसको आप स्टेप वाइज अपने लिए फिर कर लो, क्योंकि ये सारे हमने कर लिए ना, तो आपको अलजबरा का तो पता होगा। फॉर n इज इक्वल टू 4, तो फिर आपका होगा 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4 माइनस 1 इज़ 3, 4 माइनस 2 इज़ 2, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। अगर मैं देखूँ, सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारा सिर्फ यहाँ पर 4 रह जाता है, ठीक है। And this is 4. So the first 4 terms of this sequence are 0 0 1 and 4, ठीक है, 0 0 1 4, and this is the answer। I hope कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होंगी। ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ये जनरल टर्म्स इन्होंने गिवन दिए थे और इसमें आपको वैल्यूज पुट करके पहले चार टर्म्स फाइंड करने होते थे। ये क्वेश्चंस आपका ईटा टेस्ट में भी आते हैं। सो अच्छा, आई थिंक अब आज के लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया, क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया, और हमने इंट्रो भी एक्सरसाइज 4.1 के लिए कवर कर लिया। अच्छा, क्यों हम इसको अब यहाँ पर एंड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मैंने आज बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेला है, तो काफ़ी प्यास भी लगी है और रोज़ा भी है, तो काफ़ी थक चुका हूँ। तो अब आगे मैं अच्छी तरह नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, और आपको फिर पता है कि जब मैं थक जाता हूँ तो मैं बहुत सारी गलतियाँ फिर मुझसे हो जाती है, ठीक है, प्लस माइनस में और इन छोटे छोटे चीज़ों में। एनीवे, दिस वाज एनफ फॉर टुडे। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मिलता हूँ आपसे
कल अगली लेक्चर में। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।